मैप, एम ए पी, एम से हो गया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जो मैंने बताया ना ऐसे डिब्बे पूछ लेते हैं, फिर हमें आता नहीं है लिखने कि यहाँ पे 1 2 3 4, 2 ही याद आए मैम, हम लोग 2 तो छोड़ के आ गए, मार्क्स चले गए, तो यहाँ पे मार्क्स ना आ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का आपका जो लेक्चर है दैट इज हमारे रैपिड रिवीजन आर्क वाली सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम साइंस 2 का चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको पता है हमारी रैपिड रिवीजन आर्क सीरीज चल रही है, मतलब 1 घंटे के अंदर हम लोग आपके साइंस के चैप्टर्स करने वाले, चाहे साइंस 1 हो चाहे आपका साइंस 2 हो। बोर्ड नजदीक है, फटाफट से रिवीजन करने की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हाँ भाई पता है बहुत बड़ा सा चैप्टर है, बट रिवीजन है, फटाफट रिवाइज करवा दूंगी। अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा लगे स्पीड कम करके देख लेना, और अगर कोई भी कंसेप्ट डिटेल में स्टडी करना है तो अपने लेक्चर्स है ऑलरेडी, लेक्चर्स को रेफर करना, बट दिस इज योर रिवीजन आवर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी लेक्चर में भी पढ़ा था बेटा। आपको पता है कि कुछ कैरेक्टर्स है ना, कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो आपके पेरेंट्स से आप में आते हैं, है ना। यहाँ पे वही लिखा है, हेरिडिटी मतलब उन ही ट्रेट्स का ट्रांसफर। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, आपके पेरेंट्स से आप में, आपके दादा दादी से आपके पेरेंट्स में आए, उनसे आप में वो ट्रेट्स आए, अभी आपसे वो ट्रेट्स जाएंगे आपके नेक्स्ट जनरेशन में। तो वो जो ट्रांसफर होता है बायोलॉजिकल ट्रेट्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और ट्रांसफर होता कैसे है? ट्रांसफर होता है वाया जीन्स, जीन्स की मदद से होता है ये ट्रांसफर। अभी हेरिडिटी से रिलेटेड डिस्कवरीज की थी कुछ साइंटिस्ट ने, कौन सी थ्योरीज, जैसे म्यूटेशनल थ्योरी है बेटा, ह्यूगो डे वेरेस ने प्रपोज की थी। क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था सटन ने इन 1902। जीएनए जो है वो जेनेटिक, जीएनए बेटा डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ये सब बताया था। कैसे बताया था, क्या बताया था, डिटेल में लेक्चर में देखना है। एवरी मैकार्टी और मैक्लियोड ने बताया था इन 1944। और जो जेनेटिक कोड है, जो जेनेटिक कोड है वो बताया था किसने? जैकब एंड मोनाड ने इन 1961। तो ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये कुछ डिस्कवरीज की थी जो आपको पता होनी चाहिए। यस, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें जहां से क्वेश्चन आता है, जहां से क्वेश्चन आता है, लिख दूं मैं क्वेश्चन जो होगा, आएगा भाई आएगा, 100% क्वेश्चन यहां से आता है, कोई भी फॉर्म में ले लो। फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, ये स्किप करना ही नहीं है। वैसे तो रिवाइज कर रहे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कुछ नहीं स्किप करने, बट ये तो नहीं करना। फर्स्ट अगर हम लोग देखें ट्रांसक्रिप्शन क्या है ना, जो हमारे पास कुछ ऐसा सा डीएनए है। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड, है ना, डी भी लिख दूं, डबल स्ट्रैंडेड, है ना। डीएनए कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड। ये अगर एक स्ट्रैंड माने तो इसको दूसरा स्ट्रैंड मान सकते हैं। तो जो डीएनए है वो कन्वर्ट होता है आरएनए में, डीएनए से आरएनए बनता है। कौन सा आरएनए? एमआरएनए, मतलब ही अपना मैसेंजर आरएनए, डिटेल में लेक्चर में। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस विद द इंफॉर्मेशन सॉर्टेड इन द डीएनए, इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है डीएनए में इज ट्रांसफर्ड टू एमआरएनए। जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे डीएनए क्या कैरी करता है भाई? इन्फो कैरी करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो वो इंफॉर्मेशन कहां पे जाएगी? एमआरएनए में। दिस अकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये अपना सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो ये जो न्यूक्लियस है यहां पे ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है, डबल स्ट्रैंडेड है, तो ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स, कितने स्ट्रैंड्स काम यहां पे कर रहे हैं? ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट। इसमें से ये एक स्ट्रैंड हम लोग, हमारी बॉडी, हमारे सेल के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो हो रहा है, उसमें एक स्ट्रैंड डीएनए का यूज होता है टेम्पलेट की तरह। अभी वो स्ट्रैंड जो है इट इज यूज एज अ टेम्पलेट, और जो एमआरएनए है इज सिंथेसाइज्ड बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, है ना।
ATGC सुना होगा, डीएनए में होता है ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट होता है डीएनए में। और ये जो ATGC है ये डीएनए में होता है और उसके बेसिस पे आरएनए सिंथेसाइज होता है, उसके बेसिस पे उसकी टेम्पलेट डिसाइड होती है। ऑन द बेसिस एन mRNA पेयर अप विद द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस इन डीएनए। अभी mRNA जो है उसके पास भी यहाँ पे देखो डीएनए के पास होगा ATGC और mRNA के पास, RNA के पास होता है AUGC, ठीक है, यहाँ पे होता है यूरैसिल। तो यहाँ पे जो है एक इनकी पेयरिंग होगी A विथ U, A की पेयरिंग किसके होगी, A की पेयरिंग होगी U के साथ, T की पेयरिंग होगी A के साथ, है ना, C की पेयरिंग होगी G के साथ और G की से पेयरिंग होगी C के साथ। उल्टा सीधा कर दिया क्या, जी भाई, जी जी जी, हाँ कर दिया मैम, कर दिया, G C C G। ओके, मतलब बेसिकली ए किसके साथ, U के साथ। यहाँ पे अगर और हायर स्टैंडर्ड्स में आप जाओगे तो यहाँ पे बॉन्ड में भी ये होता है कि कहीं पे डबल कहीं पे ये, बट यहाँ पे मैं सिर्फ बता रही हूँ, A U के साथ पेयर करेगा, T पेयर करेगा A के साथ, C पेयर करेगा G के साथ और G पेयरिंग होती है बेटा C के साथ। तो याद कैसे करना है, ATGC, ATGC की पेयरिंग होती है। बट क्योंकि हमारे RNA के पास T की जगह पे U है तो A की पेयरिंग किसके होगी बेटा, किसके साथ होगी, A टेम्पलेट विद द U1। ओके, इन RNA यूरैसिल रिप्लेसेस थाइमिन, जैसे मैंने अभी बताया RNA में क्या होगा, जो यूरैसिल होता है वो रिप्लेस करता है थाइमिन में, विच इज फाउंड इन डीएनए। डीएनए में होता है ATGC, ये डीएनए है, ये डीएनए का टेम्पलेट्स है, ये है RNA। तो यहाँ पे T की जगह पे RNA में होगा बेटा क्या, U, ओके, AUGC होगा। RNA पॉलीमरेज का क्या काम है, ये एक एंजाइम, एन एंजाइम कॉल्ड RNA polymerase helps in building the mRNA strand by linking the RNA nucleotides together according to the DNA sequence। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसको DNA, फॉर एग्जांपल ये DNA का स्ट्रैंड है तो उसके साथ देखो यहाँ पे RNA पॉलीमरेज क्या काम करेगा, यहाँ पे जो RNA के न्यूक्लियोटाइड्स है उसको DNA के साथ प्रॉपरली अरेंज करेगा कि A के साथ U आना चाहिए, T के साथ यहाँ पे A आना चाहिए, है ना। आया समझ में कैसे होती है पेयरिंग, कैसे होगी पेयरिंग, कौन हेल्प करेगा, बेसिकली दिस इज द फ्रेंड जो आपको इन दोनों को मिलवाने में, जो इनके न्यूक्लियोटाइड्स को मिलवाने में हेल्प करेगा कि RNA पॉलीमरेज जो है हेल्प्स, again repeating, helps in building the mRNA strand। mRNA strand बनता है, कैसे बनेगा, लिंक करके किसको, RNA न्यूक्लियोटाइड को जो डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है उसके हिसाब से ब्लॉक्स में लगाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसलेशन का मेन रिजल्ट क्या आता है, अगर हम बात करें व्हाट इज द रिजल्ट, ये है रिजल्ट, है ना। ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसका क्या रिजल्ट है, द mRNA फॉर्म्ड इज अ कॉपी ऑफ द जीन्स इंफॉर्मेशन एंड कैरीज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस करना है इवेंचुअली। तो जो mRNA फॉर्म हुआ है ना, किसकी कॉपी है, कॉपी ऑफ द जीन्स इंफॉर्मेशन ही तो कैरी हो रही थी ना, तो उसके इंफॉर्मेशन की कॉपी है। और कैरी क्या करेगा भाई, इंस्ट्रक्शन कैरी होंगे कहा, डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मेन क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो आया समझ में यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है बेटा ट्रांसलेशन की। क्या प्रोसेस आती है, ट्रांसलेशन की। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास mRNA है ना, हमारे पास मैसेंजर आरएनए है ऑलरेडी, यहाँ पे बन गया है ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए, अभी उससे बनेंगे प्रोटीन। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन mRNA मूव्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ये जो सेल का न्यूक्लियस है mRNA यहाँ से कल्टी मार लेगा, यहाँ से निकल लेगा इनटू द साइटोप्लाज्म, है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर निकला तो कहाँ पे पहुंचा, सेल के बाहर नहीं निकल रहा है ना, तो यहाँ पे पहुंच गया इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। वेदर इट
where it carries the genetic code for protein synthesis. इसके पास एक जेनेटिक कोड होगा, हमने देखा किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अभी टीआरएनए एंड कोडॉन्स, अभी एमआरएनए थे भाई, टीआरएनए कहां से आ गया, तो देखो द एमआरएनए इज इन अ कोडॉन सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। एमआरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे, यहाँ पे देखो 3 के पेयर बनते, कितने के पेयर बनेंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर बनेंगे, दैट कोड फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। एक कोई भी स्पेसिफिक अमीनो एसिड के कोई एक कोड ले लो, ए टी सी, ये एक कोड बन गया है ना, जी या फिर ए सी, कोई अलग सा कोड ले लो, कोई भी कोड, ए यू सी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कोड बन सकता है। मतलब 3 की पेयरिंग होगी, 3 न्यूक्लियोटाइड की पेयरिंग होगी, जो एक पेयरिंग होगी वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगी, कोड करेगी। ईच कोडॉन ऑन द एमआरएनए इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन ऑन द टीआरएनए। टीआरएनए होता है बेटा आपका ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अगर ये एक कोड है ना, ये कोडॉन है, अगर एमआरएनए पे प्रेजेंट है अमीनो एसिड का, तो अभी उसका ये अगर कोडॉन है तो इसके सामने क्या प्रेजेंट होगा बेटा, एंटी कोडॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। कोडॉन के सामने एंटी कोडॉन प्रेजेंट होगा और ये होगा टीआरएनए पे, कहां पे होगा ये, टीआरएनए पे। इसका हमने देखा कौन किसके साथ पेयर करेगा, ए टी के साथ, टी होगा तो ए, सी होगा तो जी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एंटी कोडॉन को, क्लियर है। और ये बनता है, ये होता है कहां पे, टीआरएनए पे, ये ट्रांसफर आरएनए होता है। द टीआरएनए मॉलिक्यूल्स, अभी इनका क्या काम है, ये जो मॉलिक्यूल्स है कैरी अमीनो एसिड्स व्हिच करस्पॉन्ड टू द कोडॉन्स ऑन एमआरएनए। उसके एमआरएनए पे जो कोडॉन्स है उसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा और molecules will carry the amino acid. Each tRNA has an anticodon that matches a codon on the mRNA. अभी बताया mRNA पे जो कोडॉन होगा उसका मैच कौन बताएगा, tRNA पे, उसका मैच होगा इन द tRNA। अभी पेप्टाइड बॉन्डिंग की अगर बात करें, पेप्टाइड बॉन्ड की अगर बात करें, एज द tRNA brings amino acid, rRNA क्या है, राइबोसोमल आरएनए, rRNA क्या होगा बेटा, राइबोसोमल आरएनए helps in bonding them together with पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये बॉन्डिंग कैसे हो गई उनके बीच में, विथ पेप्टाइड बॉन्ड्स, फॉर्मिंग अ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली मतलब ज्यादा, चेन फॉर्म हो रही है पेप्टाइड की, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन सीक्वेंस, पूरी क्या बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। अभी this polypeptide chain is eventually a protein। अभी इसका रिजल्ट क्या आया है ना, इसका क्या रिजल्ट आया, तो इसका ये रिजल्ट आया, द अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टू फॉर्म अ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन कैरीड बाय एमआरएनए। ठीक है, ये कैसे लिंक करेंगे, टू फॉर्म अ प्रोटीन, कैसे, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन एमआरएनए लेके आया था, यहाँ से टीआरएनए ने हेल्प से क्या बन गया, इससे प्रोटीन बन गया। यस, नेक्स्ट देखो, लास्ट आता है ट्रांसलोकेशन। क्या आएगा, ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे क्या होता है, एज द टीआरएनए डिलीवर्स द अमीनो एसिड, टीआरएनए तो ट्रांसफर आरएनए का काम करता है, तो वो ट्रांसफर करने का काम करेगा, टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर करेगा। जैसे ही टीआरएनए ने अमीनो एसिड को डिलीवर किया, द राइबोसोम मूव्स अलोंग द एमआरएनए स्ट्रैंड। यहाँ पे जो राइबोसोम होगा, ये देखो, इट विल मूव अलोंग द, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, इट विल मूव अलोंग द, ये है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे ट्रांसलोकेशन हो रहा है ना बेटा। क्या मतलब, लोकेशन, ट्रांसलोकेशन, नाम से समझ में आ रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है किसकी, राइबोसोम की। राइबोसोम मूव करेगा पूरा, ये ऐसे 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 मूव करेगा अलोंग द एमआरएनए स्ट्रैंड, ये एमआरएनए स्ट्रैंड है, ओके, रीडिंग वन कोडॉन एट अ टाइम। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ये जो राइबोसोम वाली मूवमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। द राइबोसोम कंटिन्यूज टू रीड कोडॉन्स एंड एड्स करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड्स फॉर्मिंग अ लॉन्गर पॉलीपेप्टाइड चेन। राइबोसोम
राइबोसोम प्रोसेस करेगा, जैसे जैसे आगे 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 जाएगा वैसे वैसे क्या रीड होते जाएगा, कोड्स रीड होते जाएंगे और करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड्स ऐड होते जाएंगे और लंबी 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 पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती जाएगी। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द एंटायर प्रोटीन इज सिंथेसाइज। जब तक पूरा प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। ट्रांसलोकेशन की, ट्रांसलोकेशन में इंपॉर्टेंट है अपने राइबोसोम भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, तीनों प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ा सा भी डाउट होगा, डिटेल में पढ़ना होगा तो भी बुक रेफर करो, नहीं पूरा लेक्चर रेफर करो, बट ये प्रोसेसेस अच्छे से करके जाने। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें म्यूटेशन की। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन अकर्स, कब होता है म्यूटेशन? इट विल अकर व्हेन देयर इज अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। जैसे ही डीएनए, जब भी एक डीएनए की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है बेटा, ये देखो मेन सीक्वेंस है, जब इसमें कोई चेंज आएगा, ये मेन सीक्वेंस में कोई चेंज आएगा तो एक म्यूटेटेड सीक्वेंस फॉर्म होगी, ईदर इन द न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस और देयर पोजीशन। उनकी न्यूक्लियोटाइड है जो उनके बेस की सीक्वेंस चेंज हो सकती है, उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है जो बेस है उसकी, या फिर उसके या तो पूरी की पूरी सीक्वेंस चेंज होगी या तो एक की भी पोजीशन चेंज हो रही है तो भी उसको म्यूटेशन ही कंसिडर किया जाएगा। म्यूटेशन कैन रेंज फ्रॉम माइनर चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस आ सकते हैं लाइक अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन, टू मोर सिग्निफिकेंट वंस दैट अफेक्ट्स द प्रोटीन फंक्शन। अगर छोटे मोटे चेंजेस है, जैसे कि एक ही न्यूक्लियोटाइड इधर उधर हो गया तो भी म्यूटेशन तो है, बट देयर कैन बी सिग्निफिकेंट मेजर चेंजेस जो पूरे के पूरे प्रोटीन के फंक्शन को अफेक्ट और हिंडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, ये होता है बेटा आपके जो आरबीसीज है ना, जो आरबीसी होगा ये हो जाते बेटा सिकल के शेप के, है ना, कैसे हो जाते हैं? सिकल शेप के हो जाते हैं। एन एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? वेयर अ म्यूटेशन कॉजेस द हीमोग्लोबिन जीन टू प्रोड्यूस डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है, रिजल्ट इन एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। आपकी क्या अफेक्ट होते हैं बेटा? रेड ब्लड सेल्स अफेक्ट होते हैं। डार्विन की अगर बात करें, डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, हम आगे पढ़ेंगे, है ना। म्यूटेशंस आर अ सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन एज दोज विद बेनिफिशियल म्यूटेशन में सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जिसके पास बेनिफिशियल म्यूटेशंस हो गए वो फिट हो गया, वो अकॉर्डिंगली सर्वाइव कर पाएगा। म्यूटेशंस आर हेल्पफुल, म्यूटेशंस कैन बी हार्मफुल टू। तो ये उन्होंने बोला था कि ये इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं म्यूटेशन। कैसे? फिट बनाएंगे टू सर्वाइव। इवोल्यूशन होगा, चेंजेस आएंगे, वो म्यूटेशंस जो अडेप्ट करेगा, जो इसमें म्यूटेशंस आएंगे वो म्यूटेशंस हेल्प करेंगे टू सर्वाइव, टू इवॉल्व। ठीक है, आगे थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम अभी इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन क्या है? चेंज इन living organisms leading to the development of new species, new species develop होते जाएंगे, evolve होते जाएंगे। This is termed as evolution. Theory की बात करें तो first living material जो था बेटा कौन सा था? प्रोटोप्लाज्म, formed in the ocean। कहाँ पे था? ओशन में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? ओवर टाइम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वेर क्रिएटेड। प्रोटोप्लाज्म से सिंगल सेल्ड, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म वेर क्रिएटेड। उसके बाद क्या हुआ जी? उनमें आए कुछ चेंजेस अकर्ड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लीडिंग टू लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बन गए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म बने, उसके बाद मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने। द प्रोसेस ऑफ चेंज टुक एटलीस्ट 300 करोड़ या फिर 3 बिलियन ईयर्स, इतने सारे साल लग गए। Changes were widespread, affecting various structural and functional aspects of the organism. ऐसे नहीं छोटे मोटे चेंजेस आए थे, बहुत वाइडस्प्रेड चेंजेस आए थे, बहुत सारे स्पीशीज में चेंजेस आए थे। Evolution is the organizational development of plant and animals from ancestors with different structures and functions। और एक डेफिनेशन है evolution के, यहाँ पे आप ये भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या एविडेंस है कि इवोल्यूशन हुआ?
किसने बोला कि इवोल्यूशन हुआ? मैं तो नहीं मानती इवोल्यूशन हुआ, हम पहले से ही ऐसे है, जन्म से ही ऐसे है, बहुत सालों पहले भी हम में ही ऐसे होंगे। किसने बोला इवोल्यूशन हुआ? क्या एविडेंसेस है, क्या प्रूफ है इवोल्यूशन के? तो देयर आर सर्टेन एविडेंसेस, देयर आर सर्टेन प्रूफ जिसको हम मानते हैं, जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि भाई इवोल्यूशन हुआ है। व्हाट आर दोस चेंजेस, व्हाट आर दोस एविडेंसेस? एविडेंसेस याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करने हैं? निमोनिक में बता दूंगी, सारे एविडेंसेस पढ़ लो, फिर मैं बता दूंगी कि कैसे याद करने हैं। मेरे पे छोड़ दो, आप पढ़ाई का काम करो। यहाँ पे आते हैं बताओ एविडेंसेस, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे डिब्बे बना के दे देंगे और आपको नाम लिखने हैं। तो वो नाम जो है वो मैं आपको हेल्प करवा दूंगी कैसे लर्न करने हैं। ऐसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। रैपिड रिवीजन करने का ये फायदा है कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में और क्या है इतना इंपॉर्टेंट जो करके जाना है। मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल बेटा मतलब जो हमें एक्सटीरियरली दिखते हैं जो चेंजेस, ये मेरा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। मेरे पास 2 कान है, मेरे 2 कान ऐसे है, मेरे पास 5-5 उंगलियां है, मेरा हाथ ऐसे दिखता है, मेरा फेस ऐसे दिखता है, मेरे पास 2 आंखें हैं, मेरी 2 आंखें ऐसी है, एक नाक है। मतलब जो चेंजेस बॉडी में हमें दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए थे। कैसे, क्या एविडेंस है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है? सिमिलैरिटीज इन माउथ स्ट्रक्चर्स, आईज, नोज, नॉस्ट्रल्स और ईयर पिन्ना, ये बॉडी हेयर इन एनिमल्स जो हेयर होते हैं बॉडी पे, है ना, तो वो सब एक एविडेंस थे कि हाँ ये है, इसके कान, इसके कान, इसके कान, सबके कान तो एक ही जैसे है ना, मतलब कुछ कुछ चेंजेस है, बट कान इनके ऐसे ही कैसे है ना। तो ये है, आईज है, इसके भी इधर नाक है, दोनों कान इधर, आंखें इधर है, इधर नाक है, दोनों आंखें इधर है। तो ये है तो अलग अलग स्पीशीज, कंप्लीटली अलग अलग है, सारे जानवर अलग अलग है, बट क्यों, क्यों उनमें ऐसे स्ट्रक्चर है? तो मॉर्फोलॉजिकली भी कुछ ऐसा था जो सेम था, जो इवॉल्व होता गया। सिमिलैरिटीज इन लीफ शेप, वेनेशन एंड पेटियोल इन द प्लांट्स, ये शेप्स देखो, है ना, वेनेशन देखो, मतलब लीव्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, या फिर लीव एक सामने सामने प्रेजेंट है, डिपेंड करता है। लीव का स्ट्रक्चर देखो, वेनेशन देखो, पिटियोल जो प्रेजेंट है उसको देख लो भाई। दिस सिमिलैरिटी सजेस्ट अ कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब अगर इनमें ऐसी ऐसी सेम सेम चीजें हैं तो इनके जो पूर्वज रहे होंगे, है ना, हजारों लाखों करोड़ों साल पहले इनके जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं इनके जैसे दिखते थे। वो पूर्वज में चेंजेस आए और ये अलग अलग बन गए और वो अलग अलग दिखने लगे, बट उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम रहा। तो ये एक था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। नेक्स्ट बात करेंगे एनाटॉमिकल, जो हमें ऑब्जर्वेबली नहीं दिखेंगे, हमारे बोन से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, नो सुपरफिशियल सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, कैट्स फोर लेग, वेल्स फ्लिपर एंड बैट्स पैटिजम। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया, इनमें हमारे हाथ में, क्या हमारा हाथ कैट के जैसा है? नहीं। क्या बैट के जैसा है? क्या वेल्स के फ्लिपर्स के जैसा है? नहीं भाई, तो ये तो नहीं है। तो ईच स्ट्रक्चर हैज अ डिफरेंट फंक्शन इन द रिस्पेक्टिव एनिमल्स, हर एक एनिमल में वो स्ट्रक्चर्स का कुछ अलग फंक्शन है। सिमिलरली इन बर्ड, जो उनका बोन स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, उनका जो बोन स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। जॉइंट्स अक्रॉस दिस एनिमल्स, यहाँ पे भी जॉइंट है, यहाँ पे भी, इनमें भी जॉइंट है, यहाँ पे भी उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट है। तो मतलब जो बोन स्ट्रक्चर है, जो जॉइंट्स है, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। दिस सिमिलैरिटी सजेस्ट दैट दिस एनिमल्स में हैव अ कॉमन एंसेस्टर, इनके भी कोई ना कोई कॉमन पूर्वज रहे हो, है ना। मतलब ये जो है, भले ही काम अलग करते हो, भले ही इवॉल्व हो चुके हो, भले ही खुद ने मॉडिफाई कर लिया हो कि हमारे हैंड्स कुछ और काम करेंगे, कैट के हैंड कुछ और काम करेंगे, बट उनका जो एनाटॉमी है दैट इज समवेयर सिमिलर। तो एनाटॉमिकल एविडेंसेस भी है रीजन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जो हम यूज नहीं करते, यूज नहीं आते, कुछ काम के नहीं है, उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलेंगे। बट क्या हमारे लिए जो वेस्टिजियल है वो सारी कर सारे स्पीशीज के लिए वेस्टिजियल हो? क्या ये नेसेसरी है? नो, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स दैट नो लॉन्गर सर्व अ पर्पस। कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जो डीजनरेट हो चुके हैं, कुछ ऐसे है जो अंडर डेवलप्ड है, जो कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करते, ठीक है। एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स ग्रेजुअली चेंज ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस rather than new organs developing.
हमारे इसमें नए नए ऑर्गन डेवलप होते रहते हैं क्या? नहीं, आज हाथ की जगह पे कुछ पता चला कि आज और हजारों साल पहले बाद हाथ की जगह कोई नया ही ऑर्गन आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन है उनमें डेवलपमेंट आती रहेगी। व्हेन अ स्ट्रक्चर बिकम्स यूजलेस और हार्मफुल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इट डीजनरेट्स ओवर टाइम। कोई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमें टेल है क्या? हमें अभी हम लोग पूछ लेके घूमते हैं? नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं रिक्वायर्ड है, यूजलेस है, इट गॉट डीजनरेटेड ओवर टाइम, है ना? दिस अपेंडिक्स इज यूजलेस इन ह्यूमंस बट फंक्शनल इन रूमिनेंट्स। जो रूमिनेंट्स होते हैं, ये जो अपेंडिक्स है, ये जो अपेंडिक्स है वो हमारे लिए यूजलेस है, कुछ काम का नहीं है, बट रूमिनेंट्स के लिए इट इज वेरी हेल्पफुल। ईयर मसल्स जो है आर यूजलेस इन यू। हम लोग ऐसे मूव कर सकते का? वो नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ये हम लोग कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं, बट हमारे लिए कुछ है क्या यूजफुल? नहीं, ये हमारे वेस्टिजियल हो सकते हैं, बट ईयर मूवमेंट जो मंकीज में होती है वो ये उनके लिए तो जरूरी है, तो उनके लिए वेस्टिजियल नहीं है। अदर एग्जांपल्स इन ह्यूमन इंक्लूड द टेल बोन। है क्या टेल बोन? हमें जरूरत नहीं पड़ती। विजडम टूथ जो आता है बच्चों में, बड़े हो जाते फिर भी आता है, बहुत परेशानी देता है जब विजडम टूथ आता है तो ये जो है बॉडी हेयर, ये सब कुछ हमें नेसेसरी है क्या? अभी बोलोगे बॉडी हेयर नेसेसरी है, समवेयर हमारे हमारे टीचर ने हमें बताया था कि टेम्परेचर हमारी बॉडी का मेंटेन करके रखते हैं, ब्ला 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 ब्ला, व्हाटएवर इट इज। बट ये कुछ ऐसी चीजें जो आपकी बुक में दी है कि भाई ये नीडेड नहीं है, तो ये हम वेस्टिजियल कंसिडर करते हैं। तो ये है एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब क्या? फॉसिल्स का नाम सुना है कभी? फॉसिल्स का नाम सुना है? यस, जो हमें मैम हमने बताया था कि ना वहां पे कुछ तो ऐसे डायनासोर का ऐसा कुछ तो मिला था, उनका स्कल वल मिल गया था, उनके हाथ पैर मिल गए थे, ऐसी ऐसी चीजें सुनते हो ना, तो ये क्या है? ये कुछ एविडेंसेस है। ये क्या है? एविडेंसेस, ये फॉसिल्स। अभी इसमें से जो क्वेश्चन आता है ये आता है कार्बन डेटिंग पे। किस पे क्वेश्चन आएगा? कार्बन डेटिंग पे। हमारे ही वांदे चल रहे हैं मैम, कार्बन डेटिंग जो है जो भी है, ठीक है। यहाँ पे समझा रही हूँ क्या होता है। ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉसिल्स। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उनको? फॉसिल से, कि ये कोई स्केलेटन मिला तो ये कितने साल पुराना स्केलेटन है और किसका स्केलेटन हो सकता है, ये हमें फॉसिल से पता चलता है। These are preserved remnants or in presence of organisms buried in disasters like floods, earthquakes, volcanoes. Okay, fine. और fossils are crucial for studying evolution. Fossils क्यों important है? Evolution study करने में हेल्प करते हैं। आफ्टर डेथ इंपॉर्टेंट, यहां से देख लो, कान खोल लो, कान खोल लो बच्चों, कान खोल लो, यहां से इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डेथ कार्बन कंजप्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टॉप्स। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 और C14। ये आपको पता है आइसोटोप्स क्या होता है। तो ये जो कार्बन कंजम्पशन होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में डेथ के बाद स्टॉप हो जाता है। एंड द रेशियो ऑफ C14 टू C12 चेंजेस। C12 है अपने बॉडी में, C14 है, बट इसमें होता ये है जो C14 है वो होने लगता है डीके। C14 क्या होने लगता है? डीके होने लगता है। C12 ऐसे ही रहता है। सो C14 जो है ये इनका रेशियो C12:C14 का जो रेशियो होगा वो चेंज होने लग जाएगा ड्यू टू द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ C14 डीके होने लग जाएगा, इनके रेशियो में चेंजेस आने लग जाएंगे। द एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग कार्बन डेटिंग बाय मेजरिंग द रेशियो ऑफ C14 टू C12। इनमें कितना डिफरेंस आया, क्या हुआ, क्या रेशियो चेंज हुआ, ये सब पता करने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये जो फॉसिल है वो कितने साल पुराना है। Carbon dating helps determine the age of fossils and is used in paleontology and anthropology. ठीक है, एज बताने में हेल्प करता है। Fossils suggest that vertebrates gradually evolved from invertebrates. Okay, fossils हमें ये बताते हैं कि जो vertebrates है वो कहाँ से आए हैं? भाई वो आए हैं, किधर से इवॉल्व हुए हैं? invertebrates से इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट देखो, कनेक्टिंग लिंक्स की बात करें हम, अगर हम कनेक्टिंग लिंक्स की बात करें, यस, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो कैरेक्टरिस्टिक्स। कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो
फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज की कनेक्टिंग लिंक को, मेरे में इसके भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, मेरे में इसके भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, आई एम मल्टी टैलेंटेड, मतलब मैं कनेक्टिंग लिंक हूँ ए और बी के बीच में की, मतलब ये होता है कनेक्टिंग लिंक। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स शो कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कनेक्ट टू डिफरेंट ग्रुप्स, दो पूरे के पूरे ग्रुप्स को कनेक्ट करते रखते हैं, उनको बोलते हैं कि वो है कनेक्टिंग लिंक्स। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पेरिपेटस जो है हैज अ सेगमेंटेड बॉडी, ये एकदम क्या होती है ये चीजें, भाई लेक्चर में पढ़ लेना, रिवीजन चल रहा है। सेगमेंटेड बॉडी होती है, थिन क्यूटिकल है उनका, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स है, एंड इट शोज फीचर्स लाइक ट्रेकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो है एनालिडा के ग्रुप को और आर्थ्रोपोडा के ग्रुप को क्या करता है, कनेक्ट करता है, इसके भी कैरेक्टर शो करता है, इसके भी। कनेक्टिंग लिंक्स इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के पूरे 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 चांसेस है, ठीक है। एग्जाम्पल 2, डक बिल्ड प्लैटिपस, ये एग ले करता है लेप्टाइल की तरह, बट ऑल्सो हैज मैमरी ग्लैंड्स, एग ले करता है तो भी मैमरी ग्लैंड्स तो इसके पास प्रेजेंट है, हेयर भी प्रेजेंट है, तो ये किसके बीच की लिंक हो गई, रेप्टाइल की तरह एग ले करता है, मैमल्स की तरह मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट है, तो ये जो डक बिल्ड प्लैटिपस है वो कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। एग्जांपल 3 की बात करें तो जो लंग फिश है, इट ब्रीथ्स विथ लंग्स शोइंग अ कनेक्शन बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस। पता है कि फिश के पास लंग्स नहीं होते, पता है, पता होना चाहिए, है ना। फिश कहाँ से ब्रीथ करता है बताना मुझे कमेंट करके, 10वीं में आ गए हो, पता होना चाहिए। तो ये जो एग्जांपल्स है ये शो करते हैं कि इवोल्यूशनरी लिंक्स तो है बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेस में, ये लिंक तो शो करते हैं, मतलब ये इवॉल्व हुए हैं कि इनमें इनके भी कैरेक्टर्स है, इनमें उनके भी कैरेक्टर्स है, ये प्रूव करता है कि इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट देखो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। एम्ब्रियो पता है क्या होता है, जाइगोट के बाद वाला स्टेज होता है एम्ब्रियो, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा फीटस, यहां से बनेगा बेबी, ठीक है। तो ये जो है जाइगोट कैसे बनेगा भी, जाइगोट बनेगा फ्यूजन और मेल और फीमेल गैमेट से, ठीक है। तो बात किसकी हो रही है, बात हो रही है इसकी, मतलब एम्ब्रियो की। तो अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव स्टडी हमें ये दिखाते हैं कि जो एम्ब्रियोनिकल स्टेजेस है अलग अलग वर्टिब्रेट्स के, शो सिमिलर अर्ली स्टेजेस। देखो ये यहाँ पे तो सारे भाई अलग ही हो गए, मैन, रैबिट, काऊ, पिग, चिकन, टॉर्टोइस, सैलमेंडर, फिश, यहाँ पे आते आते तो बहुत चेंजेस आ गए, बट यहाँ पे अगर उनके एम्ब्रियो देखे, स्टार्टिंग में अगर उनके एम्ब्रियो देखे बेटा, तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज शो हो रहे हैं, मतलब जो उनका फर्स्ट स्टेज आता है यहाँ पे, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं सिमिलर है। एज डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस दिस सिमिलैरिटीज डिक्रीज ग्रेजुअली, ये पता है डिक्रीज होते जाएंगे, हम थोड़ी फिश के जैसे दिखेंगे, हमारा एम्ब्रियो में कुछ सिमिलैरिटीज है, बट हम थोड़ी बड़े होने के बाद, डेवलपमेंट के बाद, ये स्टेज में तो सब अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। द सिमिलैरिटीज इन द इनिशियल स्टेजेस सजेस्ट अ कॉमन ओरिजिन, इनका क्या है, एक कॉमन ओरिजिन है, ये सारे जो एनिमल्स प्रेजेंट है उनका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब याद कैसे करेंगे, तो याद ऐसे करेंगे, उससे पहले 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 ये नहीं बोलना है भाई टिकट लेके आ जाओ, हमारा क्या है ट्रिक्स जंक्शन है, तो हमारी ट्रेन चल ही रही है, हम लोग रुक जाते हैं ट्रिक्स जंक्शन पे, तो उसके लिए भाई टिकट लेना तो जरूरी है, टिकट लेना तो बनता है तुम लोगों का, तो टिकट लेके आ जाओ और जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ जाओ वापस से, ठीक है। मैप कनेक्टिंग अर्थ, वाव, मैम वाव का स्पेलिंग तो WOW होता है, आपने VOW लिखा है, बट हमें V से याद करना है क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है, ठीक है। कैसे, मैप MAP, M से हो गया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जो मैंने बताया ना ऐसे डिब्बे पूछ लेते हैं, फिर हमें आता नहीं है लिखने कि यहाँ पे 1 2 3 4, 2 ही याद आए मैम, हम लोग 2 तो छोड़ के आ गए, मार्क्स चले गए, तो यहाँ पे मार्क्स ना आ जाए, याद करना है मैप, मैप से याद हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और पैलेंटोलॉजिकल, और मैप कनेक्ट कर रहा है किसे,
मैप कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट से याद हो जाएगा कनेक्टिंग लिंक्स, और कनेक्ट कर रहा है अर्थ को, अर्थ से हो गया एम्ब्रियोलॉजिकल याद, और वाव, वाव से याद हो गया वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, ये लर्न करना है, याद करके जाना है, बिल्कुल याद करके जाना है। नेक्स्ट इज डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन भाई साहब ने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने बताया था अबाउट ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या बताया था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। चार्ल्स डार्विन पब्लिश्ड हिज थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सप्लेनिंग द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो एकदम स्ट्रांग होगा, जो एकदम फिट होगा, जो विलिंगली होगा कि कोई भी चेंज आए मैं थोड़ा एडजस्ट कर सकता हूं, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये उन्होंने बताया था। रिप्रोडक्शन और कंपटीशन की बात करें, उन्होंने और एक चीज बताई थी कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं एंड compete फॉर सर्वाइवल विथ ओनली दोज शोइंग बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन सर्वाइव। है ना, जो अच्छे से जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना, और उनमें कुछ चेंजेस लाएंगे, उनके अगर सर्वाइव करने की चाह है तो वो अगर उनके इसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो ऑर्गेनिजम्स चेंज कर पा रहे हैं खुद को, तो वो फिट है फॉर शोइंग रिप्रोडक्शन, और उनमें मॉडिफिकेशंस आएंगे तो सर्वाइव कर जाएंगे, है ना। बाकी नहीं, स्पीशीज की पूरे के पूरे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं भाई अगर कुछ सर्वाइवल मॉडिफिकेशंस नहीं शो किए। तो रोल क्या है नेचुरल सिलेक्शन का? नेचुरल सिलेक्शंस और नेचर जो होता है ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है। नेचर सिलेक्ट्स ऑर्गेनिजम्स बेस्ट सूटेड टू द एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट के साथ कोप अप कर पा रहे हैं वो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, व्हाइल अदर्स पेरिश। जो एनवायरमेंट के साथ नहीं चलेंगे, जो एनवायरमेंट के कंडीशंस को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो पेरिश हो जाएंगे। अलाउिंग द सर्वाइविंग ऑर्गेनिजम्स टू रिप्रोड्यूस। जो सर्वाइव कर रहे हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे एंड फॉर्म न्यू स्पीशीज। अभी जो ये ए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो ए ऑर्गेनिज्म है इसने सारे कंडीशंस को अडेप्ट किया अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। तो नेचर ने सिलेक्ट कर लिया इसको कि ठीक है भाई तू एडजस्ट करने को रेडी है तो मैं तुझे अपने में रखने को भी रेडी हूं। तो ये जो है ये जब रिप्रोड्यूस करेगा, ये जब रिप्रोड्यूस करके जब ऑर्गेनिज्म वाई बनाएगा तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो ट्रेट्स आएंगे वो अच्छे ट्रेट्स आएंगे जो अच्छे से अडेप्ट कर पाए। ठीक है, अभी इसके कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे। क्या ऑब्जेक्शंस थे? नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द सोल फैक्टर इन इवोल्यूशन। सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं बोल सकते कि इवोल्यूशन हुआ है। दिस इज नॉट द ओनली थिंग। डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। कुछ मॉडिफिकेशंस यूजफुल थे, कुछ मॉडिफिकेशंस यूजलेस थे। तो यूजफुल मॉडिफिकेशंस आए तो यूजलेस क्यों आए ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ही कुडंट एक्सप्लेन दैट। नो एक्सप्लेनेशन फॉर बोथ ग्रेजुअल एंड सडन चेंजेस। कुछ चेंजेस बहुत ग्रेजुअली आ रहे थे, धीरे धीरे देखने मिल रहे थे, कुछ सडन चेंजेस दिखने मिल रहे थे। तो ऐसा क्यों भाई? इसी ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअल चेंज क्यों हो रहा है, इनमें सडन चेंज क्यों हो रहा है, ये भी नहीं पता। Despite objections, Darwin's works remains a milestone in the study of evolution. उनके वर्क ने बहुत हेल्प किए टू स्टडी द इवोल्यूशन। नेक्स्ट आती है बारी लेमार्किज्म की। ये जिराफ भाई साहब, जिराफ की बात करें तो देखो ये पहले होता क्या है ये देख लो। प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज। यूज करना है, डिसयूज करना है, किसे? ऑर्गन्स की बात हो रही है। लेमार्क प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स आर कॉज्ड बाय देयर एक्टिविटीज और लैक देयरऑफ। मतलब लेमार्किज्म आता है। लेमार्किज्म कैसे आएगा? उन्होंने लेमार्क ने प्रपोज किया था इनके जो इनमें जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज आएंगे वो उनके ऑर्गन्स को या तो यूज करने से आएंगे या तो डिसयूज करने से आएंगे। कैसे आगे देखो यहाँ पे। फिर अगर कुछ कैरेक्टर्स उनमें ऐसे होंगे बेटा जो एक्वायर्ड होंगे। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एक्वायर्ड ट्रेट्स जो हम सीखते हैं, ठीक है, वो ऐसे होंगे जो उन्होंने खुद से डेवलप किए हैं। ऑर्गेनिजम्स कैन ट्रांसफर द ट्रेट्स दे एक्वायर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम टू देयर ऑफस्प्रिंग, अ कांसेप्ट कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स।
फैक्टर्स। अभी देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जिराफ की, उनकी जो गर्दन थी, पहले नेक था वो शॉर्ट था, फिर उनको ना ऊपर ऊपर से खाना लेना था, ऊपर ऊपर से झाड़ ऐसे लंबे लंबे, उनकी ट्रीज ऐसे लंबे लंबे थे कि वहां से खाना पहुंचाने के लिए ना उन्होंने कंटिन्यूसली मेहनत की। तो ये जो उनकी नेक है, मान लो ये जिराफ की नेक है, तो पहले इतनी सी, तो वो धीरे धीरे करके क्या होगी, धीरे धीरे करके इट गॉट रीच्ड ओवर देयर। तो उनकी जो नेक है वो कमिंग जनरेशंस में क्या होती गई, लंबी होती गई। तो मतलब ये है कि ये जब जिराफ रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या उसका जो बेबी होगा उसके जैसा आएगा क्या? नहीं। इनका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उनमें ये जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वो पास ऑन होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दिया है एग्जांपल, जिराफ्स लॉन्ग नेक डेवलप फ्रॉम स्ट्रेचिंग टू रीच द टॉल लीव्स। ठीक है, दूसरा है स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स इन द आयरन स्मिथ्स फ्रॉम फ्रीक्वेंट हैमरिंग। आयरन स्मिथ कहते हैं कंटिन्यूसली हैमर करते हैं, तो उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो भी उनके फोर्थकमिंग जनरेशंस में जाएगी। वीक विंग्स एंड बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड एमूस ड्यू टू लैक ऑफ यूज। ऑस्ट्रिच उड़ सकते हैं क्या? जितना दूर तक हमें पिजन्स दिखते हैं हमारे स्काई में, उतने दूर तक देखा है हमें ऑस्ट्रिच को उड़ते हुए, एमू को उड़ते हुए? नहीं उड़ सकते। क्यों? क्योंकि उनके जो विंग्स है वो यूज नहीं हो रहे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या यूज और डिसयूज, यूज हो रही थी जिराफ की नेक, डिसयूज हो रहे उनके जो ऑस्ट्रिच और एमू के विंग्स है, डिसयूज हो रहे भाई, डिसयूज हो रहे। तो क्या काम क्या है? नहीं काम क्या है, तो जो उनका काम है वो काम ही नहीं रहा। विंग्स का काम है फ्लाई करना, नहीं, दे कांट फ्लाई अप टू अ हाइट। ठीक है, legs of swimming birds like swans and ducks adapted for swimming, उनके legs adapt हो गए। snakes lost their legs due to burrowing habits, है ना, they crawl, they burrow, तो उनके जो legs है वो जरूरी है क्या? they don't require it, legs यूज में नहीं है तो भाई they lost their legs। rejection of theory, अभी क्यों रिजेक्ट की गई थ्योरी को? while the development और degeneration of organs due to use or disuse was accepted, ये accept हो गया था। The transfer of acquired traits was disproved as studies showed that such modifications are not passed to future generations। but उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने acquire किए traits, होता होगा, but इनका जो ट्रांसफर है एक्वायर्ड ट्रेड्स का, कि ये ट्रेड्स ट्रांसफर हो गए, ये डिसअप्रूव किया गया। ठीक है उन्होंने बोला ऐसा मॉडिफिकेशंस पॉसिबल नहीं है, दूसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया लैमार्किज्म को। नेक्स्ट बारी आती है स्पीशिएशन की। व्हाट इज स्पीशिएशन? ये होता है formation of new species of plants and animals as a result of evolution। नए नए स्पीशीज आते जा रहे हैं ना, तो कहाँ से आ रहे हैं? कोई ऐसे कुछ नया सीड ऊपर से टपक रहा है कि हाँ नया प्लांट ग्रो होगा, कोई नई स्पीशीज से आ गई, अचानक से डेवलप हो गई? नहीं। स्पीशिएशन क्या हो रहा है? न्यू स्पीशीज बन रहे हैं फ्रॉम जो एग्जिस्ट करते हैं उनमें से चेंजेस आएंगे, उनमें बहुत सारी चीजें चेंज होगी और उनमें ही अलग अलग डेवलपमेंट की वजह से न्यू स्पीशीज, उनमें म्यूटेशंस आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं दैट लीड्स टू स्पीशिएशन। स्पीशीज क्या है ये भी पता होना चाहिए। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन, है ना। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो अपने ग्रुप में ये करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे। फैक्टर्स क्या है? जेनेटिक वेरिएशन इज प्राइमरी ड्राइवर ऑफ न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन। मैंने बताया ना जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे जिससे नए स्पीशीज बनेंगे। ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस कंट्रीब्यूट्स टू स्पेसिएशन। यस, ज्योग्राफिकल चेंजेस आए, सराउंडिंग में चेंजेस आए, और रिप्रोडक्शन के टाइम भी उनमें अलग अलग कैरेक्टर्स डेवलप हुए, अलग अलग कैरेक्टर्स मर्ज हुए, नए कैरेक्टर्स डेवलप हुए, तो ये रीजन है स्पेसिएशन का। ज्योग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अगर डेवलप कर रहे हैं तो भी कंट्रीब्यूट, ये जो फैक्टर है कंट्रीब्यूट भी करता है। ये जो फैक्टर है अगर वो आइसोलेशन में, अगर ये यूज नहीं भी हो रहा है, इफ द ऑर्गेनिजम्स डोंट रिप्रोड्यूस, तो भी इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन। दिस पॉइंट कैन ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन, या फिर ये स्पीशिएशन को प्रूव करता है। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट। हमें पता है हम ह्यूमन है, सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी तो हमें इसी चीज में है कि हम कहाँ से आए थे, है ना। ओरिजिन क्या है? ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ऑब्वियसली
है ना, हमने एक चीज पढ़ी थी, इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट्स बने, तो ह्यूमंस भी कहां से आए थे इवेंचुअली, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से ही तो ओरिजिन था उनका। अर्ली स्टेजेस मतलब 70 मिलियन ईयर अगो मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व फ्रॉम लेमूर लाइक एंसेस्टर्स। हमारे एंसेस्टर्स कौन से है, लेमूर लाइक एंसेस्टर्स है, जहां से ये एनिमल्स इवॉल्व हुए। एप्स की डेवलपमेंट हुई, आपकी बुक में ये इनके सबके नाम दिए हुए, इनकी डेवलपमेंट हुई, ठीक है। 40 मिलियन अगो टेल less apes like animals evolved into gorillas and chimpanzees। ये बहुत अच्छे से मैंने लेक्चर में समझा है। ह्यूमन इवोल्यूशन बहुत लंबा, बहुत अच्छे से दिया आपकी बुक में, लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझा। अगर डिटेल में देखना है तो लेक्चर प्रेफर करो, ठीक है। बाद में मंकीज के पास तो टेल हुआ करती थी, तो टेललेस एप्स भी आए लाइक गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज, ठीक है। ह्यूमन लाइक एनिमल्स अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, ह्यूमन लाइक एनिमल्स विद इरेक्ट पोस्चर्स। ये लोग तो ऐसे थे ना जो मैं बोलूंगी मैम से क्या क्या करवा रहे मंकी बन रहे, नहीं तो वो लोग तो ऐसे थे, बट हम लोग कैसे, हम लोग स्ट्रेट है, इरेक्ट है ना। तो मतलब कहने का यही है कि जो एनिमल्स वो ह्यूमन लाइक एनिमल्स है, दे स्टार्टेड टू स्टैंड इरेक्ट, सीधे खड़ा होना सीख गए वो लोग। की स्पीशीज रैमापिथिकस जो है इंपॉर्टेंट, जो है मैंने वही सब नाम दिए। रैमापिथिकस जो है इज द फर्स्ट नोन ह्यूमन लाइक स्पीशीज, इंपॉर्टेंट है। जीनस होमो, हम क्या है, होमो सेपियंस है ना। तो ये जीनस कब डेवलप हुआ, 20 लाख ईयर्स अगो ह्यूमन लाइक बीइंग्स बिगन यूजिंग टूल्स। उनको करना, ये टूल्स वूल्स यूज करना आ गया था। जो होमो थे, जो होमो जीनस है, होमो सेपियंस अलग बात है, हम लोग जो सेपियंस है वो स्पीशीज है, बट जो होमो जीनस वाले ये एनिमल्स थे, उनको एनिमल्स ही बोलेंगे, तो वो जो थे उनको टूल्स यूज करना आ गया था। अपराइट मैन 50,000 ईयर्स अगो होमो सेपियंस, हम क्या है भाई बताना तुम लोग ही, हम लोग क्या है, होमो सेपियंस इवॉल्व हुए विथ एडवांस ब्रेन, उनके ब्रेन में डेवलपमेंट होती गई, अप ग्राफ अप होते गया। तो तुम लोगों से डाउन डाउन नहीं करना, यूज करना है, वरना ये वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया तुम लोगों में तो फिर भाई 10th क्रैक नहीं होगी अपनी, ठीक है। यूज करो, वेस्टिजियल नहीं है ये, हमारा जो ब्रेन है वेस्टिजियल नहीं है, यू हैव टू यूज दैट। एग्जाम आ रही है, पढ़ लो, ठीक है। कल्चरल इवोल्यूशन 10,000 ईयर्स अगो ह्यूमंस डेवलप एग्रीकल्चर एंड सिटीज, है ना। ये सब तो ठीक है, राइटिंग एमर्ज 5,000 साल पहले लिखना सीख गए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दू आनंदी मैम, है ना, और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सब कुछ लिखूं मैं तो मतलब क्या है, ये क्या है, मैं मतलब हम लोग थोड़े एजुकेटेड है भाई, हम थोड़े थोड़े बहुत, like we are the most smartest and most developed species on the entire planet Earth, समझो। तो हमें लिखना विखना भी आता है। तो ये कहाँ पे आया, ये 5,000 साल पहले उन्होंने राइटिंग भी इमर्ज कर दी। एंड मॉडर्न साइंस बिगेन 400 years ago, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हम लिखेंगे माय स्टूडेंट्स, ये स्कोर करेंगे कितना, 90 प्लस। चलो टारगेट ही दे देती हूँ मैं आपको, 90 प्लस। किसकी बात हो रही है, परसेंट की बात हो रही है, परसेंट अच्छे लाओ। साइंस पढ़ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करो, कर लोगे यार, कर लोगे। तो ये है प्रूफ कि हम लोग इवॉल्व्ड है, हमें पढ़ना आ रहा है, हमें लिखना आ रहा है, और हमारा ब्रेन भी काम में है, वेस्टिजियल नहीं है, याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ सबसे लंबा लंबा जो चैप्टर था, जो बहुत ही आप लोग ऐसे किट इरिटेटिंगली पढ़ते थे, वो चैप्टर मैंने आपका रिवाइज कर दिया विद इन एन आवर। तो इसके अगर अभी तक तुम लोग को डाउट है ना कि मैम नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो नोट्स बेटा आपको यहाँ मिलेंगे। मैंने इसके नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। और एक चीज है जो है आपकी क्या बोलते हैं इसे, ACC बोलते हैं इसे, प्यार से हम इसे ACC बुलाते हैं। ये है आपकी एरीज कंसेप्ट कैप्सूल्स, जो हर एक चैप्टर के आपको मिल जाएंगे इन द टेलीग्राम चैनल। एक पूरे पेज में आप रिवाइज कर सकते हो ड्यूरिंग और जस्ट बिफोर योर एग्जाम्स। आपको चैप्टर रिवीजन करना है तो ACC से हो जाएगा आपका रिवीजन। बहुत सारी चीजें, बहुत मटेरियल अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री होके पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं और
सारे सारे जितने भी चैप्टर्स है प्लीज डू वॉच इट, आपके लिए बेनिफिशियल है, फटाफट रिवीजन हो रहा है, इतने जल्दी रिवाइज कर लोगे तो ऑब्वियसली जो चीजें हैं ब्रश अप हो जाएगी वापस से, और एग्जाम के टाइम पे इजीली वापस से लिख पाओगे पेपर्स। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड यस, कीप स्टडिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय।